हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका सूर्यकांत चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने और वो है मौर्यकालीन प्रशासन। टॉपिक का नाम हमारा क्या है बेटा? मौर्यकालीन प्रशासन। इस टॉपिक को आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे कि मौर्यकालीन प्रशासन को किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मौर्यकालीन प्रशासन को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मौर्यकालीन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की जो व्यवस्था हुआ करती थी वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हुआ करती थी। पूरी शासन की शक्ति राजा के हाथ में हुआ करती थी। किसके हाथ में हुआ करती थी? राजा के हाथ में हुआ करती थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हुआ करती थी। अगर कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति को अधिकारी के पद पर रखने से पूर्व, नियुक्ति से पूर्व किसी को अगर प्रशासनिक पद पर नियुक्ति देनी है, किस पर देनी है? प्रशासनिक पद पर नियुक्ति देनी है। पद पर किसी को भी नियुक्त करना है तो नियुक्त करने से पूर्व में उसकी योग्यता की जांच की जाती थी। योग्यता की जांच करने के पश्चात उसको पद पर रखा जाता था। इस प्रशासनिक पद के ऊपर उसको रखा जाता था योग्यता की जांच करने के पश्चात। अब योग्यता की जांच करने के पश्चात में पद पर बाल को कैसे रखा जाता था, इसका एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जांचा पड़ता जाता था, उसको उपदा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण कहा जाता था, जिसके माध्यम से उसकी जांच की जाती थी, व्यक्ति की जांच की जाती थी, उसको उपदा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, तो उपदा परीक्षण के माध्यम से क्या किया जाता था? जांच की जाती थी। जांच करने के पश्चात में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि उपदा परीक्षण के माध्यम से जांच की जाती थी। पहली चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, मौर्यकालीन प्रशासन की बात की जाती है, यह मौर्यकालीन साम्राज्य का एक आपके सामने नक्शा है। इस नक्शे के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से मौर्यों का प्रशासन फैला हुआ था, मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, वो हम इस नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं। शासन की पूरी शक्ति किसके अंदर समाहित थी? राजा के अंदर समाहित थी। किसके अंदर समाहित थी बेटा? राजा के अंदर। शासन की शक्ति किस में आ गई है? राजा के अंदर शासन की शक्ति आ गई है। यानी कि अगर बात सके तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही शक्तियों को समाहित कहां पर किया गया? यहां पर किया गया। ये हम जो पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। बालकों, ऐसी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, ऐसी सैन्य व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थापिका, ऐसे कार्यों को कि समस्त शक्तियों को अपने हाथ में लेकर पूरे देश के अंतर्गत शासन के सुचारू रूप से चलाना। अधिकारी इस योग्य है या नहीं है कि उसको पद पर रखा जाए, उसके लिए उसका परीक्षण करना, प्रशासनिक पद पर नियुक्ति करने से पूर्व उसका परीक्षण करना, उसे उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो ये वो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में हम अपते हुए चल रहे हैं। हमारा टॉपिक बाय टॉपिक हम चलते जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 इतिहास का अध्याय 2 मौर्य साम्राज्य, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की रेफरेंस बुक के माध्यम से। अब ये प्रशासनिक पद के माध्यम से हम शासन का संचालन किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम शासन किया संचालन किया जा रहा है, शासन की जांच की जा रही है, परखा जा रहा है कि अधिकारी काम किस तरीके से कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को जो बताया जा रहा है इसके अंतर्गत बताया जा रहा है। अब शासन की व्यवस्थाएं बेटा किस तरीके से चलेंगी, किस तरीके से शासन को आगे चलाया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये पूरे शासन का मूल मुखिया जो हुआ करता था, जो मुखिया हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था? राजा। राजा को अपने पद के अनुसार अपना कार्य करने का उसको अधिकार था। शासन को वह चलाया करता था। किस तरीके से उसको शासन को चलाना, उसकी ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो शासन को किस तरीके से चलाए। इसलिए उसकी खुद की एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मंत्री परिषद हुआ करती थी। केंद्रीय प्रशासन में जो राजा हुआ करता था उसकी एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। थोड़ा सा उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए केंद्र
प्रणाली का, पूरी केंद्रीय प्रशासन की प्रणाली को चलाने के लिए महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो शासन राजा हुआ करता था। किसका हुआ करता था? शासन प्रणाली को चलाने के लिए राजा एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हुआ करता था। उसको के अंतर्गत समस्त शक्तियां निर्धारित हुआ करती थी। राजा के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया जाता था। अंतिम निर्णय राजा का हुआ करता था। ठीक है, शासन की महत्वपूर्ण शक्तियां उसके अंदर हुआ करती थी। अब देखिए, महत्वपूर्ण शक्तियों में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका शासन की महत्वपूर्ण शक्ति है। आज भी भारतीय शासन के अंतर्गत देखा जाए, आधुनिक भारत के अंदर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की तीनों के अंदर समस्त शक्तियां निहित होती है। ठीक है, ये स्वयं राजा के पास में हुआ करती थी। राजा के द्वारा इनका संचालन किया जाता था, क्योंकि सत्ता का क्या था? केंद्रीकरण था। क्या था बेटा? केंद्रीकरण। जब सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है तो शक्तियां जो होती हैं वो समाहित हो जाती हैं, और समाहित जो होती हैं वो किसमें होती है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे आज आधुनिक रूप में देखा जाए तो हमारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कार्यों का संचालन करती है। लेकिन कार्यों का संचालन करने के लिए बाद में केंद्रीकृत सत्ता किसके पास है? राजा के पास है। किसके पास है? राजा के पास है। और राजा अपनी केंद्रीकृत सत्ता का निर्धारण करता है किस तरीके से शासन की व्यवस्था की जाए, प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से कार्य करेंगे, उसके बारे में भी उसका महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखता है। दूसरी बात अगर की जाए तो राजा को इन सब चीजों के साथ में, ये सारी चीजें राजा में समाहित होती है, तो राजा को परामर्श देने के लिए कुछ तो हुआ करता होगा। तो राजा को परामर्श देने के लिए जो बालकों हुआ करती थी, मंत्री परिषद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मंत्री परिषद हुआ करती थी, जो राजा को क्या दिया करती थी? परामर्श दिया करती थी। राजा को उचित परामर्श के फलस्वरूप राज्य कार्यों का संचालन करने के लिए मंत्री परिषद का कार्य हुआ करता था। ये देखिए, इसके अंदर जो नियुक्ति हुआ करती थी वंश और योग्यता के आधार पर हुआ करती थी। किस पर होती थी? वंश और योग्यता। यानी कि कितना योग्य है। पहली चीज तो राज्य के जो राजा के पुत्र हैं, कुमारमात्य हैं, उनको नियुक्त किया जाता था। उसके पश्चात में योग्यता भी देखी जाती थी, क्या व्यक्ति इस योग्य है कि उसको मंत्री परिषद में रखा जाए, योग्य है। जैसे तो कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के अंदर 7 सिद्धांत दिए हैं, 7 बातें कही हैं, 7 सिद्धांतों के माध्यम से उसने कहा किस तरीके से शासन का संचालन किया चाहिए, राजा को किन चीजों के अनुसार चलना चाहिए, वो सप्तांग सिद्धांत के अंदर कौटिल्य कह रहा है। लेकिन यहां पर राजा की नियुक्ति वंश में योग्यता के आधार पर, यानी कि राजा जो इनको नियुक्त कर रहा है, राजा को परामर्श करने के लिए जो ये मंत्री परिषद होती है, ये किस पर कार्य करती है? अपनी वंश और योग्यता के आधार पर कार्य करती है कि किस तरीके से इसको कार्य करना। दूसरी चीज, अगर इनने कोई परामर्श दिया है तो परामर्श देने के बाद में अंतिम निर्णय किसका होगा? राजा का होगा। क्यों? समस्त शक्ति किसके अंदर पास है? शासक के पास है। और समस्त शक्ति सब शासक के पास है तो फलस्वरूप में बालकों शक्ति का निर्धारण कौन करेगा? शासक करेगा। क्योंकि न्याय व्यवस्था के अंतर्गत भी यह है कि अंतिम निर्णय किसका होगा? शासक का होगा। ठीक है, अब एक क्या हुआ करती थी, मौर्य काल के अंदर एक आंतरिक परिषद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? आंतरिक परिषद हुआ करती थी, जिसको क्या कहा जाता था? मंत्रीण कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? मंत्रीण। आंतरिक परिषद हुआ करती थी, इसे मंत्रीण कहा जाता था। इसमें 3 से 4 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 3 से 4 सदस्य। कितने सदस्य हुआ करते थे? 3 से 4 सदस्य हुआ करते थे इस मंत्री परिषद के अंतर्गत, जिसका महत्वपूर्ण विषयों पर राजा अपने मंत्रियों से परामर्श करता था। यानी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर राजा किससे का बात कर रहा है? अपने मंत्रियों से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? वो राजा देख रहा है कि कुछ वैदेशिक मामले हैं, कुछ राज्य की महत्वपूर्ण बातें हैं, राज्य की महत्वपूर्ण समस्या हैं, उनके बारे में बात किससे कर रहा है? अपने मंत्रियों से बात कर रहा है। तो बेटा दूसरा अपना जो हमने आपको पढ़ाया, मंत्री परिषद पढ़ाया, मेरे को आशा है कि आपके समझ में आया होगा।
क्योंकि राजा क्या कर रहा है, परामर्श कर रहा है। किससे कर रहा है? अपने मंत्रियों से परामर्श कर रहा है। परामर्श करने के पश्चात में कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनके बारे में निर्णय ले रहा है, उनके बारे में अपने डिसीजन ले रहा है, उनको बता रहा है। वो कौन बता रहा है? एक शासक बता रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर होती थी? मंत्रिपरिषद। और मंत्री कहा जाता है जिसमें 3 से 4 सदस्य होते जो महत्वपूर्ण विषयों पर क्या करते थे? बातचीत किया करते थे। जैसे कि आपने देखा हुआ कि आज के समय में कैबिनेट होती है, कैबिनेट के अंदर सदस्य होते हैं, वो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पहले हुआ करती थी। इसके पश्चात में अधिकारियों की बात की जाए तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत 18 अधिकारियों का उल्लेख किया है। कितने अधिकारियों का उल्लेख किया है? 18 अधिकारियों का उल्लेख किया है, जिन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत 18 अधिकारियों का उल्लेख किया है, जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। ठीक है बेटा, ये सभी विभागों का क्या करते थे? केंद्रीय जो विभाग थे उनका कार्यभार को ये क्या किया करते थे? देखा करते थे। जो केंद्रीय विभाग थे उनके कार्यों को ये क्या किया करते थे बेटा? देखा करते थे कि शासन की किस तरीके से विभागों का कार्य चल रहा है, उसके बारे में उस कार्य को ये क्या किया करते थे? देखा करते थे। ठीक है, अगर देखा जाए इन अधिकारियों के अंतर्गत क्या था? कोषाध्यक्ष हुआ करता था। कोषाध्यक्ष कौन होता था? जो शासन व्यवस्था, कोष का संचालन किया जाता है, राजस्व का जो आता है वो उसके कोष में रहता है, उसे क्या कहा जाता था? कोषाध्यक्ष कहा जाता था। इस कोषाध्यक्ष के माध्यम से चलाया जाता था। दूसरा होता था कर्मांतिक हुआ करता था, समाहर्ता हुआ करता था, पुरोहित हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था। अब देखिए, पुरोहित तो कौन हो गया? राजा के पास में हो गया। ठीक है, राजा का मुख्य व्यक्ति हो गया जो राजा के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया करता था। ठीक है, किस कार्यों को किस तरीके से करना हो गया। अब देखिए, अब यहां पर आ गया आपका सेनापति। अब सेनापति कौन हो गया? सेना का मुखिया हो गया, क्योंकि शासन की महत्वपूर्ण इकाई क्या है? सेना है। इसके माध्यम से ही शासन का संचालन करना है। तो ये क्या हो गया? सेनापति इस का महत्वपूर्ण मुखिया हो गया, सेना का। ठीक है, सेना का प्रमुख हो गया। अब इसके अतिरिक्त भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए 27 अध्यक्षों के उल्लेख किया गया है। 18 तो तीर्थ हो गए, 18 तीर्थ हो गए। इन 18 तीर्थों के बाद में भी अर्थशास्त्र के अंदर 27 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। ये 27 अध्यक्षों का जो उल्लेख है वो आर्थिक गतिविधियों के को चलाने का कार्य करते थे, उनको नियमन करते थे। क्या करते थे? नियमन करते थे, आर्थिक गतिविधियों को चलाते थे और उनका नियमन करते थे किस तरीके से चलानी है, उनको विशेष तौर से ध्यान रखना जाता था। जैसे आज के समय में विभाग होते हैं, विभाग का एक अधिकारी होता है, अधिकारी के ऊपर एक मंत्री होता है जो विशेष तौर से ध्यान रखता है शासन के किस तरीके से चलाया जा रहा है। उसी प्रकार से प्राचीन काल के अंतर्गत, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन को कुछ इस तरीके से ही चलाया जाता था, जो विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। ये लोग जो कार्य किया करते थे, कैसी जो इनका एक महत्वपूर्ण उस समय कैसी देखा जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी कैसी की होती है? किसकी होती है? कैसी की हुआ करती है। दूसरा व्यापार, व्यापार दो तरीके का होता है, आंतरिक और बाहरी व्यापार। ठीक है, आंतरिक व्यापार तो हो गया राज्य के अंदर हो गया, बाहरी व्यापार हो गया राज्य से बाहर हो गया। दोनों प्रकार के व्यापार का ध्यान रखता है। ठीक है, व्यापारियों की श्रेणियों के बारे में भी अर्थशास्त्र और मैंगनीज ने अपनी इंडिका के अंदर बताया है। ध्यान रखना, इंडिका किसकी है? मैंगनीज की पुस्तक है, उसके अंदर वो बताता है। ठीक है, वाणिज्य का कार्य किया जा रहा है कि व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में वाणिज्य के माध्यम से हमको बता रहा है। ठीक है, बांट और माप, यानी कि बांट और माप के माध्यम से आपके द्वारा जो वस्तु दी जा रही है वो सही दी जा रही है, व्यक्ति को सही प्राप्त हो रही है, उसका भी किया। कताई बुनाई का कार्य किया जाता था। ठीक है, जो खाने हैं उनके अंतर्गत जो और वनों आदि के संबंधित नियंत्रण तथा नियामक तथा नियंत्रण का कार्य इस शासन काल के अंतर्गत किया जाता था। यानी कि शासन की धुरी को देखा जाए तो इतने शानदार व्यवस्था, मौर्य शासन काल की प्रशासनिक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है कि मानो ऐसा लगता है कि शासन व्यवस्था का में एक नवीन परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दिखती है।
इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट आता है नगर प्रबंध। आप देखिए नगर का प्रबंध करना है, नगर का प्रबंध किस तरीके से करना है। अब नगर के प्रबंध के लिए भी आपके क्या हो गया, समितियों का बनाया जाना है। किसका बनाना जाना है, समिति का। और नगर प्रबंध के लिए 6 समितियां बताई गई है। कितनी समितियां बताई गई हैं, 6 समितियां। मैंगनीज ने मैं अपनी इंडिका के अंतर्गत समितियों का भी उल्लेख करता है, इधर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर भी करता है, विभिन्न कार्यों का, उद्योगों का। अब ये जो समितियां कार्य करती थी वो क्या करती थी, उद्योगों का संचालन किस तरीके से करना है, उद्योगों का संचालन किस तरीके से करना है। उद्योग और शिल्प महत्वपूर्ण चीज है। प्राचीन काल के अंतर्गत देखा जाए तो महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है हमारी कौन सी है, उद्योग और शिल्प है। उद्योग और शिल्पों का कार्य किस तरीके से करती थी, ये कौन किया करती थी, समितियां किया करती थी। कौन करती थी, समितियां। दूसरी चीज बात किया विदेशियों। अब विदेशी लोग आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, विदेशी व्यापारी आ रहे हैं, व्यापार करने आ रहे हैं। अब विदेशी लोग आएंगे तो मुद्रा भी आएगी, व्यापार वाणिज्य भी बढ़ेगा, हमारी वस्तु भी बढ़ेगी। अब देखिए अब विनिमय भी हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का भी विशेष तौर से इन पर ध्यान रखा जाता था। मौर्य काल के अंतर्गत जनगणना भी की जाती थी। आपको मैं बताऊं, जनगणना भी की जाती थी। जनगणना भी एक महत्वपूर्ण चीज थी जो की जाती है, जो आज वर्तमान में भारत में भी की जाती है, वर्तमान स्थिति में भी की जाती है, आधुनिक में जनगणना। अब देखिए वाणिज्य और व्यापार नियमित रूप से चल रहा है। नियमित वस्तुओं की देखभाल भी की जा रही है इन समितियों के माध्यम से कि उचित वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगर उन वस्तुओं का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में देखी जा रही है। उसके पश्चात में बिक्री कर भी प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता था, बिक्री कर। ठीक है, आजकल प्राप्त नहीं किया जाता, सेल टैक्स वगैरह, जो इनकम टैक्स वगैरह नाम सुना होगा आपने, अधिकांश से देखा होगा कि आपके फादर से, अरे सर वो पापा का इनकम टैक्स पे करना था, अरे वो दुकान का सेल टैक्स पे करना। तो पहले भी आप, पहले इनकम टैक्स तो नहीं, लेकिन सेल टैक्स का जो ये टैक्स है, बिक्री कर वगैरह है, जो लिए जाते थे। ठीक है, नियमन विपणन किया जा रहा है, वस्तुओं का रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, किया जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो नागरक होता था, कौन होता था बेटा, नागरक। ये जो नागरक है, नगर प्रशासन का कौन हुआ करता था, अध्यक्ष हुआ करता था। कौन हुआ करता था, नगर प्रशासन का अध्यक्ष हुआ करता था नागरक। अगर आज की स्थिति में देखा जाए, नगर का प्रशासन, हमने देखो हमारी नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, इनके भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इनका कार्यान्वयन किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले भी क्या हुआ करता था, नगर का अध्यक्ष हुआ करता था। गोप और स्थानिक की सहायता से ये कर्मचारी हुआ करते थे। अब इनकी सहायता के लिए क्या हुआ करते थे, उसकी सहायता तो गोप और स्थानिक, ये 2 कर्मचारी हुआ करते थे जो उसकी क्या करते थे, सहायता किया करते थे। तो बेटा ये क्या हो गया, हमारा नगर का प्रशासन हो गया। क्या हो गया, नगर प्रबंध हो गया, जिसके बारे में हम देख रहे हैं। उसके पश्चात में अगर बात की जाए तो यहां पर सेना, देखिए अगर देखा जाए तो शासन का महत्वपूर्ण तंत्र क्या होती है, सेना होती है। और बिना सेना के सुरक्षा संभव है, नहीं है। तो बाल को मौर्य काल के अंदर भी एक सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण जो इकाई हुआ करती थी वो सेना हुआ करती थी। सेना के अधिकारी को कहा जाता था सेनापति। क्या कहा होती थी, सेनापति कहा जाता था इस सेना के अधिकारी को। ये 6 शाखाओं में विभक्त किया गया। कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया, 6 शाखाओं में। कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया, 6 शाखाओं में पूरी सेना को विभाजित कर दिया गया। अब सेना के अंग कौन कौन से होते थे, पैदल हुआ करती थी, अश्व हुआ करता था, हाथी, रथ, ये महत्वपूर्ण है। यातायात व नौसेना आदि में विभक्त थी। देखिए पैदल सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, पायक, जिनको पायक भी कहा जाता था। ठीक है, अश्व, हाथी महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। कुछ शासक है, उच्च अधिक वो है मंत्री, वो किस पे बैठ के जाते थे, हाथी पे बैठ के जाते थे। ठीक है, रथ महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। यातायात में नौसेना, और देखिए उस समय नौसेना भी हुआ करती थी। ठीक है, ये भी कार्य किया करता। 5-5 सदस्यों की क्या कर दी गई थी, समिति इनकी देखभाल करती थी। कितने सदस्यों की, 5-5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, वो इनकी देखभाल करती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर चतुरंग बल को महत्वपूर्ण माना है। यानी चतुरंग बल है वो सेना का क्या हुआ करता था, मुख्य अंग हुआ करता था। चतुरंग बल
जो महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था सेना का। नायक कौन हुआ करता था? युद्ध क्षेत्र में जो नायक होता था वो सेना का नेतृत्व करता था। किसका नेतृत्व करता था? सेना का नेतृत्व करता था। वो कौन करता था? नायक। नायक कहां पर करता था? युद्ध क्षेत्र में। नेतृत्व कर रहा है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? नेतृत्व किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? नायक के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। तो हमको इन चीजों का विशेष तौर से हमको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारी गुप्तचर। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात की जाए तो गुप्त काल के अंदर दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक हुआ करते थे संस्था, और दूसरी जो गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी वह थी संचार। अब देखिए, गुप्त काल के अंतर्गत जो अधिकारी हैं उनकी भी गुप्तचरी हुआ करती थी, जो मंत्री हैं उनकी भी गुप्तचरी हुआ करती थी, यानी कि शासक सभी की गुप्तचरी करवाते थे। ये लोग गुप्तचर जो भी हुआ करते थे ये नौकरों के रूप में घरों में काम किया करते थे, ठीक है, अन्य रूप में कार्य किया करते थे। संस्था जो थे वो तो एक ही जगह पर रहकर कार्य किया करते थे। संचार, ये जो गुप्तचर थे बेटा ये घूमा करते थे। क्या करते थे? घूमा करते थे, लगातार घूमते रहते थे, आम लोगों की गतिविधियों पर ध्यान रखते थे, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण जाल इस काल के अंदर बिछा हुआ था। क्या था? महत्वपूर्ण जाल इस काल के अंतर्गत बिछा हुआ था। संस्था और संचार, महत्वपूर्ण जाल, ठीक है। संस्था एक जगह पर रहा करते थे, ठीक है, जबकि संचार ये घूमते हुए रहते थे, पता लगाते थे लोगों के बीच में क्या गतिविधियां चल रही हैं। ये कार्य कौन किया करते थे? गुप्तचर व्यवस्था की जाती है, जैसे कि आजकल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो महत्वपूर्ण रूप से इन कार्यों को किया करती है। दूसरी बात, गुप्तचर व्यवस्था के बाद में आ जाती है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात की जाए तो न्याय संहिता के अंतर्गत प्रमुख स्रोत था धर्मस्थलीय एवं कंटक, दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। कौन से होते थे? धर्मस्थलीय व कंटक शोधक। धर्मस्थलीय और कंटक शोधक, यानी कि एक तरीके से कह सके तो दीवानी और फौजदारी, दोनों ही मामले समझ गए आप, दीवानी और फौजदारी, यानी कि ये तो दीवानी है और ये फौजदारी, ठीक है। न्याय पद्धति विद्यमान थी। सर्वोच्च न्यायाधीश जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन हुआ करता था बेटा? राजा हुआ करता था। सर्वोच्च लास्ट अंतिम जो निर्णय हुआ करता था वो शासक का हुआ करता था, वो इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। राजुक व्यवहारिक, ये दोनों की दोनों क्या हुआ करते थे? राजुक और व्यवहारिक। ये दोनों की दोनों क्या हुआ करते थे? न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे, जो न्याय के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। क्या हुआ करते थे? न्यायिक अधिकारी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। उसके पश्चात में संग्रहण तथा द्रोणमुख, स्थानीय तथा जनपद स्तर पर ये न्यायालय हुआ करते थे। कौन कौन से? संग्रहण और द्रोणमुख, ये दोनों स्थानीय और जनपद। जनपद का अर्थ बता दिया मैंने, जन यानी पद, यानी कि जन जहां पर लोगों के लोग रहते हैं, पद जहां पर पैर होते हैं, उस क्षेत्र को जनपद कहा जाता है। तो स्थानीय और जनपद क्षेत्रों के अंतर्गत ये लोग कार्य किया करते थे। कौन? संग्रहण और द्रोणमुख। दंड व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। कब? गुप्त काल के अंदर दंड व्यवस्था को क्या माना गया था? अत्यधिक कठोर माना गया था गुप्त काल के अंदर। दंड व्यवस्था बहुत अधिक कठोर होती हुई चली गई। ये यहाँ की आपको इन दो चीजों को ध्यान रखना है, धर्मस्थलीय और कंटक शोधक, यानी दीवानी और फौजदारी। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात की जाए राजस्व प्रशासन की बात में की जाए तो समाहर्ता जो हुआ करता था राजस्व विभाग का अधिकारी हुआ करता था। कौन? समाहर्ता। यह संपूर्ण राजस्व व्यवस्था को देखा करता था। ठीक है, राजस्व व्यवस्था का अधिकारी हुआ करता था समाहर्ता, ठीक है। अब दुर्ग राष्ट्र सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात
आदि राजस्व की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे, यानी कि दुर्ग हो, ब्रज हो, सेतु हो, वन हो, खान हो, आयात हो, निर्यात हो, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सबसे राज्य को क्या प्राप्त होती थी? आय प्राप्त होती थी। क्या प्राप्त होती थी? आय। और इस आय के माध्यम से ही राज्य के संचालन को चलाया जाता था। जो राज्य की जो आय आती थी उसको कोष में रखा जाता था और इसके माध्यम से, कोष के माध्यम से राज्य का संचालन किया जाता था। ठीक है। जनोपयोगी काल, अब देखिए इस काल के अंतर्गत कोई भी मौर्य शासक हुआ हो, चाहे चंद्रगुप्त हुआ हो, चाहे मौर्य हुआ हो, अशोक हुआ हो, तो इन्होंने क्या हुआ, लोगों के जनोपयोग के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। सड़कें बनवाया करते थे, सड़कें बनवाना, सिंचाई के कार्य करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने अभिलेखों के अंतर्गत भी चिकित्सा के बारे में बात की है। वो बताता है चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत कार्य उसके द्वारा जो किए जाते हैं लोगों के लिए, कहता है कि वह मुफ्त चिकित्सा की बात करता है। अशोक एक पहला ऐसा शासक है जो लोगों को मुफ्त में चिकित्सा देता था, फ्री चिकित्सा देता था, चिकित्सा परामर्श दिया करता था। एक महान शासक था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर बात की जाए तो प्रांतीय प्रशासन की बात की जाए तो प्रत्येक राज्य कितने था? प्रांतों में, पूरा जो राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था। ठीक है। प्रांतों के अंदर जो शासन को विभाजित किया गया था, ये प्रशासक जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? राजकुमार। यानी कि राजकुमारों के माध्यम से प्रांतों के प्रशासन को चलाया जाता था। किसके चलाया जाता था? प्रांतों के प्रशासन को चलाया जाता है। अगर बात की जाए तो मौर्य काल के अंतर्गत 4 प्रांतों के नाम प्राप्त होते हैं। कितने प्रांतों के? 4 प्रांतों के। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती पथ और मध्य प्रांत। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में कितने प्रांतों के नाम मिलते हैं? 4 प्रांतों के। 4 प्रांतों के अंतर्गत कौन कौन से प्रांत आ गए आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन में भी पूछता रहता है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती पथ, मध्य प्रांत, ये क्या थे? उस काल में मौर्य काल के अंदर प्रांत थे जिनके माध्यम से पूरे शासन को चलाया जाता था। ठीक है। प्रांतों के अंदर अगर बात की जाए, मध्य प्रांत, महामात्र और आमत्या, ये क्या हुआ करते थे? प्रांतों के अधिकारी हुआ करते थे। महामात्या और आमत्या, महामात्र और आमत्या, ये प्रांतों के क्या हुआ करते थे? अधिकारी हुआ करते थे, जो धम्म के कार्य को भी देखते थे। किसके कार्य को देखते थे? धम्म के कार्य को भी देखते थे। धम्म के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, धम्म क्या है। ठीक है। धम्म के कार्य को देखते हैं। प्रांतों को आगे चलकर आहार और विषयों में बांटा गया। किन में बांटा गया? आहार और विषय, इनके अंदर क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। किन में? आहार और विषयों के अंतर्गत इन प्रांतों को बांट दिया गया, जो विषयपति के अधीन हुआ करते थे। किसके अधीन हुआ करते थे? विषयपति के क्या हुआ करते थे? अधीन हुआ करते थे ये लोग। किसके ना? विषयपति के अधीन। ठीक है। प्रांतीय व्यवस्था समझ में आ गई होगी आपको, आशा कर रहा हूं। अब हमारा जो नेट जो चल रहा है उसमें देखिए कि आगे चलकर देखिए जनपद और ग्रामीण व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अब जनपद के कार्यों को कौन कर रहा है? राज्यों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इन सारे कार्यों को हम देख रहे हैं। जनपद के अंतर्गत स्तर पर देखा जाए तो प्रदेष्टा और राजुक, प्रदेष्टा, राजुक, व के नाम के अधिकारी हुआ करते थे। प्रदेष्टा और राजुक ये अधिकारी हुआ करते थे, जो मुख्य रूप से किस कार्य करते थे? भूमि, न्याय, लेखा संबंधित दायित्वों को इनके द्वारा किया जाता। भूमि का कार्य हो, लेखा का कार्य हो, दायित्व का कार्य हो, वो इनके द्वारा किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर ग्रामिक हुआ करता था। कहां पर हुआ करता था? ग्रामीण स्तर पर। कौन हुआ करता था? ग्रामिक, जो गांव के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किया करता था, ग्रामीण स्तर का अधिकारी हुआ करता था। गोप, नाम आपने काफी बार मेरे मुंह से सुन लिया होगा, काफी बार आपने पढ़ लिया होगा। गोप एक स्थानीय जनपद व गांव के मध्य में क्या करता था? मध्यस्थता का कार्य करता था। किसका कार्य करता था? मध्यस्थता। दोनों के मध्य में तालमेल बिठाने का कार्य जो किया करता था, ये गोप के द्वारा किया जाता था। दूसरी चीज विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि गोप जो है स्थानिक जनपद और गांव के बीच में तालमेल बैठाने का कार्य गोप के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए
तो शासन जो व्यवस्था है उसको इस रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया कि शासन को तरीके से संचालन किया जाए, क्योंकि पूरी शासन क्या थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी। कैसी थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से पूरी शासन को चलाया जाता था। यहां पर बात की जाए तो अशोक के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को किया गया। राजा ने अपनी जो प्रजा है उसको अपनी संतान के रूप में मानता है। किस रूप में मानता है, संतान के रूप में, कि समस्त प्रजा मेरी क्या है, संतान है। राजा ने मुख्य कार्य जो इनके लिए बताया वो क्या बताया, सर्वलोक हित का कार्य तथा पराक्रम का कार्य बताया है। ठीक है, सर्वलोक हित का कार्य करना, पराक्रम का कार्य करना है। ठीक है, इन सबका उल्लेख उसने अपने किसमें किया है, चौथे स्तंभ लेख के अंतर्गत और कलिंग पृथक लेख में मिलता है। ध्यान रखिएगा, चौथे स्तंभ लेख और कलिंग पृथक लेख लेख में हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो राजा के द्वारा कार्य किए गए हैं। राजा ने अपनी प्रजा के लिए जो कार्य बताता है, संतान रूपी बताता है। ठीक है, उसके द्वारा राजुक, प्रादेशिक, ठीक है, युक्त ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। किसकी नियुक्ति की गई है, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो न्याय, भूमि और लेखा संबंधी कार्यों को करते हैं। राजा के द्वारा राजुक, युक्त, प्रादेशिक ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की है जो क्या कार्य कर रहे हैं, इस तरीके का कार्य करते हैं, लेखा भूमि संबंधी कार्य करते हैं। धम्म के प्रचार के लिए धम्मपात्र का सर्जन किया गया है। धम्म का प्रचार करना है, धम्म का को आगे बढ़ाना है तो किसकी नियुक्ति की जाए, धम्म महामात्र की नियुक्ति की जाए या धम्म पात्र की नियुक्ति की जाए, जिसके माध्यम से धम्म का भी विकास किया जाए। विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करना है। आकरण दंडित परिवार को क्या प्रदान करनी है, सहायता प्रदान करनी है। किसी परिवार को आकरण रूप से अगर किसी ने दंडित किया है तो उसको क्या प्रदान करनी है, सहायता प्रदान करनी है। ये कार्य अशोक ने ऐसी व्यवस्था की जिसके फलस्वरूप हर समय हर जगह जनता के सुख दुख दर्द को आसानी से भली भांति अनुभूत कर सके, उनके सुख दुख दर्द को क्या कर सके, दूर कर सके, जिसका उल्लेख उसके शिलालेखों में मिलता है। इसके लिए उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। किनकी नियुक्ति की, प्रतिवेदकों की। इनसे कहा कि मैं कहीं पर भी हूं, ठीक है, किसी भी अवस्था में हूं, तो आपका कार्य जनता की बातों को मेरे पास लाना, जनता की समस्या को मुझसे अनुभूत कराना है। ठीक है बेटा, यहां पर अशोक के द्वारा ठीक है, यहां पर अशोक के द्वारा मुख्य रूप से जो कार्य किए गए हैं, उसके आधार पर यह पता चलता है कि अशोक ने किस तरीके से अपनी शासन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। ठीक है, उसने वृक्षारोपण के कार्य किए, ब्रजभूमि का, नगर का, स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। न्यायिक रूप से एकरूपता उसके द्वारा स्थापित की गई। वो सारे कार्य हैं वो किसके द्वारा किए गए, अशोक के द्वारा किए गए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं उसने भूमि का वर्गीकरण किया, भूमि की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, शासन को विभिन्न रूपों में स्पष्ट करने का प्रयास किया, लोगों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से समझाने का विकास किया, कल्याणकारी कार्य किया, लोगों को अहिंसक रूप में चलने की बात की। उन्होंने किसी प्रकार लोगों के कल्याण के लिए चिकित्सा की बात की। ठीक है, उसने अपने शिलालेखों के माध्यम से अन्य रूपों के रूप में बात की, लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। एक पहला ऐसा महान
शासक था जिसने अपने शिलालेखों को, पाषाण पर शिलालेखों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख है बेटा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख का चित्र देख रहे हैं। और ये अमरावती मूर्ति कला का आपको मूर्ति शिल्प में अशोक आप देख रहे हैं, अशोक को आप देख रहे हैं, अशोक के फोटो को देख रहे हैं आप, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, इनके माध्यम से भी हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नौकरशाही की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का उसके द्वारा जो आविष्कार करके उसने राजा प्रजा नौकरशाही को एक संविदा पत्र के अंतर्गत बांधने का प्रयास किया। क्या किया उसने? एक संविदा तैयार की, एक संविदा पत्र तैयार कर दिया, तीनों को एक साथ बांधने का प्रयास किया। किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा किया गया। अशोक ने वैदेशिक मामलों को तरीके से निपटाया, वैदेशिक संबंधों को स्थापित किया, उसमें दक्ष एवं सक्षम अधिकारियों की उसके द्वारा नियुक्ति की गई। ये तो बेटा हमारी आज हम जो पढ़ रहे थे, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, अशोक के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। आशा है ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। आज के टॉपिक को आप समझने के बाद में एक बार इसको ढंग से याद कीजिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। आप पढ़ें हिस्ट्री बाय सूर्यकांत सर, कंटिन्यू इसी प्रकार मेरी क्लासेस से जुड़े हुए रहिए और इनका आप आनंद लीजिए।